अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आजकल जैसे पता है आप सबको मालूम है पंजाब में जो-सा है डेंगू की बहुत वबा फैली हुई है। तो मुझे कुछ दोस्त अब आप कह रहे थे कि इस पे भी कुछ वीडियो बना दें कि बताएँ कि क्या है। तो फिर मैंने इस पे रिसर्च काफ़ी की। तो रिसर्च के बाद आप आपके साथ कुछ डेंगू के बारे से कोई मैसेज आपसे शेयर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा जो कि बड़ी यूज़फुल होगी। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बीमारी से महफूज़ रखे, सबको सेहत दे, अगर वो जो बीमार है उनको सेहत दे। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो डेंगू पे आज कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। चलने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको पसंद है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो देखें डेंगू जो है फ़ीवर है जो कि सबको पता है कि ये एक मच्छर के फैलने से मच्छर की डिज़ीज़ है, मच्छर काटने से ये डिज़ीज़ फैलती है। तो ये तो ऑलरेडी सबको नोन ही है। तो इसके ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि 4 किस्म की इसकी फॉर्म्स हैं। इसकी वायरस की 4 फॉर्म्स हैं NS1, NS2, NS3, NS4। तो अगर आपको एक किस्म का अगर एक इसमें से एक फॉर्म का अगर आपको इन्फेक्शन हुई है, तो आपको नेक्स्ट टाइम आप जो सी अगर आप उससे लाइफ टाइम के लिए उससे इम्यून हो जाते हैं, आपको दोबारा अगर वही सेम फॉर्म का अगर काटेगा तो आपको जो-सा है आपको जो-सा वायरस वो नहीं होगा। और ये रिसर्च बेस ये कहा जाता है साइंटिफिकली ये प्रूव है कि ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक बंदे को अगर खुदा ना खास्ता अगर हो तो 4 बार ही उसको मैक्सिमम जो है डेंगू हो सकता है। तो अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या साइन और सिम्पटम्स आते हैं। अगर किसी को खुदा ना खास्ता डेंगू का मच्छर काट जाए उसमें जो-सा है जो साइन सिम्पटम्स आने में अमूमन 7 दिन लगते हैं, 3 से 7 दिन करते हैं। ये रिसर्च बताती है कि आपको जो इंक्यूबेशन पीरियड जो-सा है वो 7 दिन का है। उसके बाद जो डिज़ीज़ अपना जो टाइम फ्रेम पूरा करती है वो भी 7 दिन ही है। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपने तकरीबन मरीज़ को या घरवालों को ये आगाही हासिल रखनी चाहिए कि 7 दिन ही ये डिज़ीज़ अपनी टाइम फ्रेम लेगी और वो कभी बुखार आएगा, अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, कभी मतली, कभी कुछ, कभी सर दर्द, कभी आँखों में तो ये 7 दिन के अंदर आपका अपना टाइम फ्रेम पूरा होगा। उसमें सिम्पटम्स क्या आते हैं, अलामत मोस्टली जो देखा गया है तो इसमें बुखार आता है, जो कि विदाउट किसी वार्निंग यानी अलामत के बगैर ही बुखार आपको आ जाएगा। बुखार बहुत तेज़ हो सकता है, 102, 103 तक भी जा सकता है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आपकी आँखों जो स्पेशली जो इसमें ख़ास तौर पे है, आँखों के राउंड अबाउट इसमें पेन महसूस होती है, आँखें लाल हो सकती हैं, सर में दर्द हो सकती है। और मत्ती की कैफ़ियत हो सकती है, कई लोग अफ़राद में उल्टी भी की कैफ़ियत भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें उमूमन डॉक्टर जो हज़रात वो यही कहते हैं, रिसर्च में यही कहते हैं कि इसमें आपने सिर्फ़ पैरासिटामॉल की टैबलेट इस्तेमाल करनी है और पैराडोल जिससे काम जो फैमिली चलती है और ब्रूफिन वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। तो जो मोस्टली जैसे ये आप अपने आप को अगर बहुत ज़्यादा बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा तो अपने आप को जो पानी की जो कपड़ा डिप करके वो भी लगा सकते हैं। इसमें आपने ब्रूफिन वगैरह किसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी। सिम्प्टोमेटिक इसका अमूमन ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको मतली की उम्मीद है, उल्टी हो रही है तो उल्टी की डॉक्टर आपको टैबलेट दे देंगे। तो अगर आपका बहुत फ्लूइड ज़ाया हो रहा है, जैसे अगर आपका बुखार है जब उतरता है तो उससे काफ़ी पसीने बहते हैं, तो अगर आपको उल्टी भी साथ हो रही है तो डॉक्टर अमूमन आईवी जो-सा है आपको ड्रिप की सूरत में भी जो-सा है आपको फ्लूइड लगा सकते हैं। अगर आपको उल्टी नहीं है तो उसमें अमूमन यही कहा जाता है डॉक्टर हज़रात ये रिसर्च ये बताती है कि जो सी आपको ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो भी रूटीन में पानी पी रहे हैं वो पी सकते हैं या जो भी चीज़ आपको लिक्विड फॉर्म में पसंद है जिसमें दूध हो गया या जूस फ्रेश जूसेस हो गए, उसमें आपने कोला ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करनी, ना ये डब्बे के जो जूसेस हैं ये इस्तेमाल नहीं करने, आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना और ये भी ना करें कि आप ऐसा जूस लें जिससे आपका गला ख़राब हो जाए, इसमें भी आपने ध्यान रखनी है। फ्रेश जूसेस आप लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और सबसे बेहतर जो इसमें रिसर्च बताती है कि आप ओआरएस इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की जो लिक्विड्स आप इस्तेमाल करें, तो ये फ़ायदेमंद है। अगर आपको उल्टी नहीं हो रही है, अगर उल्टियाँ हो रही हैं साथ, तो फिर आपको डॉक्टर ड्रिप लगा सकते हैं। उसी सूरत में ड्रिप की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। अब इसको देखते हैं डायग्नोज़ किस तरह किया जाए या इसकी तशख़ीस किस किस तरह की जा सकती है। इसके लिए अमूमन जो रिसर्च बताती है, वो यही है कि इसमें 2 टेस्ट किए जा सकते हैं, बल्कि 3 टेस्ट किए जा सकते हैं। एक NS1 है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है इसकी तशख़ीस में। जो अगर आपको जैसे ऑनसेट अगर आपको फ़ीवर हुआ है, तो पहले दिन से लेके फ़ीवर के स्टार्ट होने से 7 दिन के अंदर-अंदर अगर आप NS1 टेस्ट करवा लेते हैं, तो आपका उसमें आ जाता है उसमें आपके जो रिपोर्ट में आपका शो हो जाता है। ये ब्लड के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। अगर आपके 3-4 दिन गुज़र गए हैं, फिर आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो फिर आप आईजीएम करवा सकते हैं। उसमें भी एंटीबॉडीज़ बन गई थी बॉडी में, तो फिर वो भी ब्लड के ज़रिए टेस्ट किया जाता है, उसमें भी पता चल जाता है। नहीं तो आम तौर पे जो
जो एनलार्ज पॉपुलेशन में जो टेस्ट किया जाता है वो सीबीसी किया जाता है, जिसमें अगर आपके वाइट ब्लड सेल लो आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, डाउनफॉल की नीचे, और इसमें प्लेटलेट्स कम है, तो उमूमन यही देखा जाता है कि आपको डेंगू है, इस चीज़ कर लेते हैं डॉक्टर। और इसी को लेके अगर गाय बगाए जो है आपका सीबीसी करवाते हैं, ताकि आपको चेक रहे कि आपका क्या कंडीशन है, आपकी प्रोग्रेस कर रही है, कैसे कर रही है। इसमें हेमोक्रेटिक अभी एक टेस्ट है, वो भी सीबीसी में ही आ जाता है। तो उसमें भी डिटेक्ट हो जाता है कि डॉक्टर मोमन ये सीबीसी मोमन कराते हैं, जिसमें आपका ओवरऑल कंडीशन आपकी पता चल जाती है। तो इसमें यही रिसर्च यही बताती है, साइंटिफिकली यही कहा जाता है कि 90% तक जो लोग हैं, अफराद हैं, वो विदाउट एनी कोई मोलक की तरफ जाने के बजाय, या जिससे कहते हैं, ये अभी हम डेंगू फीवर की बात करें, इसमें डेंगू जो सा है हेमरॉइड्स भी है, और जो दूसरा तीसरे नंबर पे आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम भी है। तो अभी हम डेंगू फीवर की बात करें, डेंगू फीवर जो है अमूमन 90 जो परसेंट तक अफराद हैं वो इससे रिकवर कर जाते हैं विदाउट कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन के बगैर। तो इसमें सिर्फ 10% अफराद ये जो कि कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं, जो कि हेमराइड की तरफ चले जाते हैं, और या फिर उसके बाद फिर खुदा ना खास्ता शॉक सिंड्रोम की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये अमूमन जो सा है ये 7 दिन तक जो अपना टाइम फ्रेम पूरा करके बुखार ख़त्म हो जाता है। तो अगर बुखार ख़त्म जब आपका ड्रॉप कर जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी 2 दिन जो से थोड़ा क्रिटिकल टाइम होता है, उसमें आपने अपने आप को बहुत ज़रा वो नहीं करना कि ठीक है मैं ठीक हो गया। आप थोड़ा अपना अंडर ऑब्जर्वेशन है और रेस्ट करें। अगर उसके बाद आपको दोबारा से बुखार हो जाए, या उल्टियाँ शुरू हो जाएँ, या सर में बहुत दर्द शुरू हो जाए, या कोई और चेंजिंग साइन या वार्निंग साइन कोई आना शुरू हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें या हॉस्पिटल में कंसल्ट करें, क्योंकि इसी टाइम जो सा है आपका डेंगू हेमरॉइड की तरफ चले जाते हैं, जाने की हो सकता है, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग या इस तरह के प्लेटलेट बहुत ड्रॉप हो जाना, तो इसमें स्टार्ट हो सकता है। फिर अगर यही ज़्यादा बिगड़ जाए, खुदा ना खास्ता अगर इसकी प्रॉपर केयर ना की जाए, हॉस्पिटलाइज पेशेंट को ना किया जाए, तो फिर ये शॉक सिंड्रोम की तरफ भी जा सकता है, जो कि क्रिटिकल कंडीशन है। तो अल्लाह सबको महफूज रखे, अपनी एहतियात करें। अगर किसी को हो जाए घर में, तो अपने जो मच्छर भगाओ जो लोशन है, वो खासतौर पे आजकल के मौसम में डेंगू जब बहुत आम है, लगा के रखें। बच्चों को स्कूल जाते हुए अगर किसी को हो जाए, उसको भी लगा के रखें, जो घर में दूसरे अफराद हैं वो भी लगा के रखें। तो इससे जो है अल्लाह आपको महफूज रखेगा। तो जब हो जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रेश जूसेस रखें। तो यही एक मेरा एक मैसेज था आज का। तो इन्फॉर्मेशन थी कुछ जो रिसर्च की, मैं आपसे शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक करते जाएँ, और उससे शेयर भी करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। कि ये एक आम फहम ज़बान में मैंने आपको एक बहुत जो इन्फॉर्मेशन है आपको शेयर की है। चलें, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़।